आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आ गए आप। हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो शुरू करते हैं फोर्स से। आखिरकार फोर्स है क्या? तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है। मान लो कि ये इसे धक्का मार रहा है। धक्का मार रहा है यानी इसे पुश कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हम इस पुश को क्या कहेंगे? फोर्स। एंड मान लो कि ये इस ऑब्जेक्ट को फिर से खींच रहा है यानी पुल कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये फोर्स लगा रहा है, पर इस बार ये फोर्स पुल की फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स या तो पुल होता है या पुश होता है। एंड इस पुल एंड पुश की वजह से जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर ये बॉल है तो जब ये इसे किक करेगा तो बॉल मोशन के अंदर आ जाएगी, पर पहले बॉल किसके अंदर थी? रेस्ट के अंदर। तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया। एंड मान लो कि ये बॉल चल रही है एंड इसने इस बॉल को रोक लिया। तो पहले बॉल मोशन के अंदर थी, पर इसने फोर्स लगाई तो ये बॉल रुक गई, यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होती है। मान लो कि हम एक बड़े ऑब्जेक्ट को ले लें, तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या ये इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाएगा? इसका आंसर है नहीं, पर ये फोर्स तो लगा ही रहा है। तो हमेशा फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो हम फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। तो फोर्स या तो एक पुल होता है या पुश होता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करते हैं या उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी टेंड्स टू चेंज। एंड जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, जो इसे एक वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं। एंड फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। एंड न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से। तो अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स से क्या क्या हो सकता है। तो जब भी हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ मोशन के अंदर आ जाती है। तो जैसे ये बॉल है, ये बॉल है स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी रुकी हुई। तो जब ये इसे किक करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एंड इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। तो हम फोर्स से किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर ला सकते हैं। एंड अगर हम बात करें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो मान लो कि इसने इसे किक मारी तो ये बॉल मोशन के अंदर आ गई, एंड इसने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई एंड ये बॉल रुक गई। तो हम फोर्स से किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट के अंदर ला सकते हैं। एंड हम फोर्स से किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसने इस बॉल को किक मारी तो इस बॉल की स्पीड थोड़ी कम है, पर जब बॉल इसके पास आई तो इसने एक और किक मारी, जिसकी वजह से इस बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी। तो फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। एंड हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसने किक मारी एंड बॉल गई इसके पास, एंड इसने इस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो हम फोर्स से किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। तो जब इसने इस बार किक मारी तो ये बॉल जाके लगी इसके मुंह के ऊपर, एंड इसके मुंह का शेप चेंज हो गया। तो हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। पर एक्चुअल में अगर हम एक एग्जांपल ले रबर बैंड का, तो जब हम इसे खींचते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, यानी फोर्स से उसका साइज़ चेंज हो रहा है। तो ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के टाइप्स देखते हैं। तो फोर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स एंड एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा रहा है एंड ये भी फोर्स लगा रहा है। तो मान लो कि इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगाई एंड वो फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर थी, एंड इसने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगाई एंड वो इस डायरेक्शन के अंदर थी। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस इक्वल है, यानी जितनी ये फोर्स लगा रहा है उतनी ये फोर्स लगा रहा है।
एंड इन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तो इसका आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, उन्हें हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। एंड ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो ये होगी बैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इसे वापस भेज देते हैं एंड इसके भैया को बुलाते हैं। तो इसके भैया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे एंड ये भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा कि ये भैया इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एंड ये कम फोर्स लगाएगा। तो इस बार ये फोर्सेस इक्वल नहीं है। इसके भैया F1 फोर्स लगा रहे हैं एंड ये F2 फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्सेस इक्वल नहीं है पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है एंड एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगती है एंड उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर लाना है तो हमें उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मान लो कि ये बॉल चल रही है एंड ये बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर आ गया। एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट के अंदर क्या लाती है, फोर्स लाती है। तो इस बॉल के ऊपर भी कोई फोर्स लग रही है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि इन्हीं दो सरफेसेस के बीच लगती है। तो यहाँ पर ग्राउंड एंड इस बॉल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो जैसे इस बॉल को हमने फिर से चलाया तो बॉल इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी, तभी ये बॉल रुकेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो अब देखते हैं कि कब एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, यानी वो मूव करेगा। तो अगर जो हमने फोर्स लगाई यानी अप्लाइड फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, तब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा या डिस्प्लेस नहीं होगा। एंड अगर जो हमने फोर्स लगाई है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, यानी वो बैलेंस्ड फोर्स है एंड बैलेंस्ड फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। तो जब हम फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एंड अगले पार्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो जल्दी आ जाना।